जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आपका जो पेपर है बहुत ही बेहतरीन शानदार गया होगा। अब नेक्स्ट पेपर है केमिस्ट्री का। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री को साथियों, ठीक है ना, कैसे लिखा जाता है। अगर आपने केमिस्ट्री कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, फिर भी आप एग्ज़ाम में इसको कैसे करेंगे, इसमें आपका नंबर कैसे आएगा। साथियों, अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर के साथ साथ, ठीक है ना, जो बनाने की प्रयोगशाला विधि आती है, कोई भी दोस्तों केमिकल बनाने के लिए आ जाता है तो ये भी हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। और आप सभी को पता है कि एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन क्या होता है जब रिएक्शन, और एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है ना। कोई भी रिएक्शन आ जाता है वो प्राप्त करने के लिए आपसे बोला जाता है। तो 5 और 5 ये 10 नंबर का ये भी आएगा दोस्तों। तो प्रश्नोत्तर के साथ साथ में हम इन सभी को जो है ना ट्रिक के माध्यम से कैसे करते हैं ये आपको बताने वाले हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, वीडियो पर आएंगे, 1 मिनट देखेंगे, 2 मिनट देखेंगे, फिर वहां से कट करके चले जाएंगे। तो साथियों, अगर आप में दम है, ठीक है ना, बिना पढ़े अगर आप एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तभी आप इस वीडियो को देखिएगा। और साथियों, एक वार्निंग ये भी है कि टॉपर इस वीडियो को ना देखें, ठीक है ना। जिनको 95 नंबर लाना है, 98 नंबर लाना है, कृपया वो इस वीडियो से दूर रहें। हाँ, वह इस वीडियो को तब देख सकते हैं जब मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन जो है, सभी क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन उनके समझ में नहीं आ रहा है, तब वो उस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, कैसे उसका उत्तर लिखेंगे, अगर ये वो जानना चाहते हैं तभी इस वीडियो को वो देख सकते हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो साथियों, आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा। अब आपको क्या है, आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो अगर आपके को है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप बनाकर बताइए क्या लिखेंगे। आप बनाकर कुछ भी लिख देंगे, कोई गाना लिख देता है, बना के कोई इधर उधर कोई कहानी लिख देता है। तो साथियों, गाना और कहानी लिखने से इसमें नंबर जो है ना बिल्कुल भी नहीं मिलता है। 2 में से आधा नंबर, 1 नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलता है अगर आप गाना और कहानी लिखेंगे। लेकिन साथियों, अगर आप जो है ना इसी से रिलेटेड अगर आप कुछ लिख देते हैं तो हाँ, वहाँ पर जो है 100% गारंटी है कि आपको 2 नंबर में से 1 नंबर, आधा नंबर और 1.5 नंबर तक भी आपको मिल सकता है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए जो आपका लैंग्वेज है, ठीक है ना, जो आपकी भाषा है वो केमिस्ट्री वाली होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट का होना चाहिए, उसके बाद में उसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो साथियों, आपके जो चैप्टर में एक लेसन है सॉल्यूशन यानी कि विलयन, ठीक है ना। तो दोस्तों 100% गारंटी है कि विलयन से जो है ना एक क्वेश्चन तो जरूर ही जरूर आएगा। तो हम साथियों सबसे पहले क्या करते हैं, इस विलयन से जो है ना कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, एक प्रकार से छोटे छोटे जो है टिप्स होते हैं, उनको हम पहले याद कर लेंगे। उसके बाद में ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। आप ये देख के भाग मत जाइएगा कि ये याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए दूसरे वीडियो पे चलते हैं। नहीं साथियों, बस इतना छोटा सा आपको बताऊंगा, ठीक है ना। बस केवल 1 2 3 4 लाइन अगर आप इतना पढ़ लेते हैं और मैं आपको याद भी करा दूंगा, ठीक है ना। तो ये जो पूरा लेसन है आपका, यहीं से आप इसको बनाकर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आखिर विलय क्या होता है, ठीक है ना। विलय का मतलब क्या होता है, तो जिसकी मात्रा कम हो, ठीक है ना, कोई भी घोल हो उसमें जिसकी मात्रा सबसे कम होती है उसी को हम विलय कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, विलय। विलय का मतलब होता है जो विलय हो जाए, जो घुल जाए। और घुलेगा कौन, जिसकी मात्रा कम होगी, जैसे कि चीनी। तो चीनी क्या है, एक विलय है। उसके बाद में आपको याद रखना है जिसकी मात्रा अधिक हो उसको बोलते हैं विलायक, जैसे कि पानी। पानी क्या है दोस्तों, अगर कोई रस है, कोई शरबत है, उसमें पानी क्या है, विलायक है, ठीक है ना। इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो विलय में कम मात्रा, कम शब्द हैं तो कम मात्रा वाला विलय, विलायक में ज़्यादा शब्द हैं तो अधिक मात्रा वाला विलायक, ठीक है ना। उसके बाद में विलयन किसे कहते हैं, तो इन दोनों का जब मिश्रण करेंगे, कम मात्रा जैसे कि चीनी और अधिक मात्रा जैसे कि पानी, इनको जब हम मिश्रित करेंगे तो ये क्या बनेगा, शरबत बन जाएगा, रस बनेगा, और इसी रस को हम विलयन कहते हैं, ठीक है ना। इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको याद रखना है कि वाष्प दाब क्या होता है।
दोस्तों ये केवल बना के जो है मैंने लिखा हूँ, ठीक है ना। जो असली डिफिनेशन वाष्प दाब का है ये नहीं होता है, ठीक है ना। तो वाष्प का मतलब वो क्या होता है, वाष्प, ठीक है। और दाब का मतलब क्या होता है, दबाव, प्रेशर। तो वाष्प का वह दाब जो तरल पदार्थ पर पड़ता है उसी को हम वाष्प दाब कहते हैं। इसी प्रकार से आपको जो है ना इसको याद कर लेना है कि वाष्प का ऐसा दाब जो किसी तरल पदार्थ, किसी लिक्विड पर पड़ता है उसी को हम वाष्प दाब कहते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें विलयन की, ठीक है ना, जो किताबी लैंग्वेज में जो लिखा होता है इसका डिफिनेशन वो क्या होता है, तो दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण हो उसी को हम विलयन कहते हैं। जैसे यहाँ पर चीनी और पानी को मिला देंगे तो क्या रस शरबत बनेगा, और यही क्या है, विलयन है। अब दोस्तों अगर आप इतना समझ गए हैं ना तो इस चैप्टर से कोई भी आ जाएगा, आप इसको लिखिएगा दोस्तों, 100% गारंटी है कि आपको जो है ना नंबर वहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, इसमें आप कुछ और ही लिख रहे हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि जो फर्स्ट पेज होता है भरने का, जो फिल करने का होता है, वो जो है ना आपका बाकायदा बहुत ही बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। वहाँ पर काट पीट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है साथियों। और दूसरी पॉइंट बात करें हम, जो प्रश्नोत्तर संख्या डालना है बहुत ही आपको अच्छे से डालना है। राइटिंग अच्छी है तो अच्छी बात है, और अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको दूर दूर लिखना है, ठीक है ना। खंड जो संख्या होता है उसको भी आपको अच्छे से डालना है। और जो लिखने का जो पहला पेज होता है और जो दूसरा पेज होता है, यानी कि पहले और दूसरे पेज जो है ना बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना। बाकी पीछे का अगर होगा इधर उधर तो चल जाएगा, लेकिन पहला जो दूसरा पेज है वो बहुत ही आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, ठीक है ना। अगर आपका जैसे पहला पेज वो चेक करेगा एग्जामिनर, आपका पहला पेज ही अच्छा रहेगा ना तो उसे लगेगा हाँ ये बच्चा होशियार है, ठीक है ना। क्योंकि उसको ये नहीं पता होगा कि आप स्कूल में कितने नंबर लाते थे, ठीक है ना। 100 में 90 लाते थे या 100 में आप फेल हो जाते थे, 10 लाते थे। आप उसको जो है ना ये कुछ भी नहीं पता है। कॉपी जो है बताती है कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप कितने ज्ञाता हैं या नहीं हैं, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर क्या था, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है। अब यहाँ पर आपको क्या वाष्प दाब के बारे में पता है तो आप वाष्प दाब के बारे में ही आप बना बना के लिखिएगा, ठीक है ना। आपेक्षिक अवनमन के बारे में कुछ लिख दीजिएगा, यानी कि अगर ये क्वेश्चन आ गया मान लीजिए तो आपको इसके बारे में पता है, ये शब्द आपको पता है तो आप अच्छे से इसको लिख ले जाएंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो आप आ गया तो आप क्या लिखेंगे इसके बारे में, ना तो आपको ये पता है क्या होता है, ना ये पता है, ना ये पता, तो आप बिल्कुल भी नहीं लिख पाएंगे। और दोस्तों मैं जो है ना कुछ क्वेश्चन को लिख कर भी बताऊँगा, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप क्या करिए इसको आप लिख के बताइए कि आप कैसे लिखेंगे। तो साथियों अभी मैं जो है ना आपके साथ इसको लिख कर भी बताऊँगा। उसके बाद में साथियों अगर मान लीजिए आ गया राउल्ट का वाष्प दाब, तो आपको वाष्प दाब के बारे में पता है कि वाष्प का वह दाब जो तरल पदार्थों पर लगता है उसे वाष्प दाब कहते हैं। इसी प्रकार से आपको बना के लिखना है कि इसको राउल्ट ने दिया था, उन्होंने क्या बताया था। दोस्तों कुछ भी आप इसके बाद इसी से लेकिन आपको रिलेटेड लिखना है, ना कि कुछ और कहानी लिखना है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में मोलरता अगर आ जाए या फिर मोल अंश आ जाए, मोलरता आ जाए, मोललता आ जाए, कुछ भी आ जाए साथियों, इसमें आपको क्या करना है, विलय और विलयन के बारे में लिख देना है, ठीक है ना। क्या करना है आपको, विलय या तो फिर विलय के बारे में या फिर विलयन के बारे में या फिर विलाय के बारे में आपको यही दोस्तों लिखना है, कुछ और आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। आपको ये मान लिया आ गया मोलरता, तो आप इसमें कुछ और नहीं लिखना है, जो जहाँ पर आप पढ़े हैं ना विलय विलाया के विलयन के बारे में वही आपको यहाँ पर लिख देना है। अब दोस्तों मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन यहाँ पर लिया हूँ साथियों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं और इसीलिए लेकर आया हूँ, ठीक है ना। कि मान लीजिए अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखना है आप इसको समझ जाएं। अब दोस्तों यहाँ पर आप इसको कैसे लिखेंगे बना के, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब मान लीजिए आपके स्थान पर अगर मैं होता तो मैं कैसे लिखता। यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए विभव के बारे में तो आप जानते हैं, ठीक है ना। विभव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, ये कोई छड़ी है ना, ये छड़ी मान लीजिए है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोड है। मानक का मतलब आप समझ लीजिए कोई मानक है, कोई मापदंड है, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव एक ऐसा विभव होता है, अगर
ऐसे दोस्तों आपको लिखना, अगर मैं होता तो यहाँ पे ऐसे लिखता, ठीक है ना। आपके मन में ये आ रहा होगा कि आपको तो इसका उत्तर पता होगा। नहीं साथियों, मैं जो है ना, मैं ये मान रहा हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं बना के लिख रहा हूँ। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव वह विभव होता है, या फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव ऐसा विभव होता है जिसमें कोई एक छड़ या फिर कोई एक इलेक्ट्रोड के विभव को जो है ना मापा जाता है। अगर मैं होता तो ऐसे लिखता। इतना हो गया। अगर आप इतना लिखेंगे तो आपका 2 लाइन में आ जाएगा। यह क्वेश्चन केवल 2 नंबर में ही पूछा जाएगा। उसके बाद में विभव के बारे में थोड़ा लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो ऐसे लिख देंगे कि इसमें एक जो विभव होता है उसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको बना के लिखना है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आपको एक पॉइंट और याद रख कर लेना है कि अपघट्ट किसे कहते हैं। तो जो विलयन में आयनों को तोड़ता है उसी को अपघट्ट कहते हैं, ठीक है साथियों। अगर आप इस अपघट्ट को याद कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और आप उनको अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है ना। आपको जो है बना के आप अच्छे से लिख ले जाएंगे। तो क्या होता है अपघट्ट, तो अपघट्ट का मतलब होता है जो विलयन में, विलयन का मतलब आप तो जानते ही हैं, ठीक है। तो जो विलयन में आयनों को तोड़ देता है, यानी कोई ऐसा चीज़ होता है जो क्या करता है, आयनों को प्लस में अलग वाला और माइनस में अलग अलग क्या करता है, तोड़ देता है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, अपघट्ट कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको मैंने यहाँ पर लिया है कि अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रबल वैद्युत अपघट्ट एवं दुर्बल वैद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है कि अपघट्ट का मतलब होता है जो आयनों को तोड़ देता है, ठीक है ना। तो प्रबल का मतलब क्या होता है, जो बहुत प्रबल हो, मजबूती के साथ जो जो मतलब बिल्कुल एक है कि तोड़ देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मतलब 100% है कि वो तोड़ देगा और आसानी से तोड़ देगा। दूसरा क्या, दुर्बल, यानी कि वो कमज़ोर होता है, वो नहीं तोड़ पाता है, या फिर तोड़ता है तो मतलब उसकी संभावनाएं कम होती है, ठीक है ना साथियों। तो इसी प्रकार से जो है ना आपको इसको लिख देना है कि प्रबल वैद्युत अपघट्ट ऐसे अपघट्ट होते हैं जो विलयनों को बहुत ही आसानी से, ठीक है ना, तोड़ देते हैं, उन्हें हम प्रबल वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। एवं दुर्बल वैद्युत अपघट्ट ऐसे वैद्युत अपघट्ट होते हैं जो आयनों को या फिर प्लस माइनस में तोड़ने के लिए बाध्य नहीं होते हैं या फिर आसानी से तोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन एक आता है, इम्पॉर्टेंट है, कोलराउस नियम द्वारा, कोलराउस के यहाँ पर रहेगा, कोलराउस के नियम द्वारा दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का वियोजन किस प्रकार से होता है बताइए, ठीक है ना। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो आपको मान लीजिए कुछ भी नहीं पता, लेकिन आपको अपघट्ट के बारे में पता है, ठीक है ना, तो आप इसको लिख ले जाएंगे। दुर्बल के बारे में आपको पता, जो कमज़ोर हैं, वैद्युत यानी कि वैद्युत, वियोजन का मतलब टूटना। तो अगर आप इसी प्रकार से लिखेंगे बना के, तो इसको आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, शून्य कोटि की अपक्रिया या फिर प्रथम कोटि की अपक्रिया या फिर आभासी अपक्रिया, ठीक है साथियों। अब मान लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो सबसे पहले आपको क्या जाना होगा कि अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो जब 2 या 3 4 कुछ भी चीज़ें, जब कुछ चीज़ें मिलके कोई नया चीज़ बनाती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं अभिक्रिया, उसी को हम बोलते हैं रिएक्शन, ठीक है साथियों। मतलब जैसे मान लीजिए कोई 2 चीज़ है, उनको जब मिला के कुछ बना दें, तो वो होती है, वो बना जो है ना, वो तो उत्पाद है, लेकिन पूरी जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे अभिक्रिया, ठीक है ना। अब आपको अपक्रिया के बारे में पता हो गया। अब शून्य कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर मान लीजिए आपको बना के लिखना, तो आप कैसे लिखेंगे, शून्य का मतलब 0 होता है, ठीक है ना। तो शून्य ऐसे आप लिखना है कि शून्य कोटि की अपक्रिया ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें कोई उत्पाद तो बनता है, लेकिन उसकी जो कोटि होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। ऐसे अगर मैं होता तो ऐसे बना के लिखना, और आपको भी ऐसे बना के लिखना है, ठीक है ना। प्रथम कोटि की अपक्रिया, तो ऐसे आपको लिखना है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया की जो कोटि होती है ना, वो प्रथम चरण वाली कहलाती है, ठीक है ना, प्रथम चरण वाली होती है। उसके बाद में आभासी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। तो आभासी अपक्रिया ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें जो अपक्रिया की कोटि होती है वो क्या होती है, काल्पनिक होती है। इस प्रकार से साथियों आपको ऐसे ही बना के
लिखना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी उत्तर लिखिए, बस क्या होना चाहिए, इसी से रिलेटेड होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको इतने उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि साथियों, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बता दिया आप घट के बारे में, तो आप घट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर ले जाएंगे। अब साथियों चलिए हम बात कर लेते हैं हमारा जो अगला जो है ना, किस प्रकार से हम समझेंगे जो प्रयोगशाला विधि होती है, ठीक है, जो केमिकल को या जाता है बनाने की विधि होती है, उसको आपको कैसे लिखना है। साथियों उससे पहले हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लेते हैं कि संक्रमण तत्व क्या होता है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, आप देखेंगे आपके पास अगर बुक होगा या फिर कोई क्वेश्चन बैंक होगा, उसमें देखेंगे आप तो संक्रमण तत्व से रिलेटेड जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं कि संक्रमण तत्व क्या होता है, संक्रमण तत्व की विशेषताएं क्या होती हैं। तो आप संक्रमण तत्व के बारे में इतना जान लीजिए कि जो संक्रमण तत्व होता है उसके बाह्य 2 कोश अपूर्ण होते हैं, यानी कि इसके जो बाहर के जो 2 कक्ष होते हैं ना वो पूर्ण रूप से भरे नहीं होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आ गया हमारा जो बनाने की विधि, ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो है ना इसके आने के दोस्तों अगर आएगा तो 5 नंबर में आएगा। और दोस्तों 99% चांस होते हैं कि हर एक पेपर में जो है ना ये आता ही आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि प्रयोगशाला में या फिर प्रयोगशाला विधि के माध्यम से क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि बताइए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर में आपके एग्जाम में ऐसे ही आ जाता है और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि को समझाइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या है कुछ इम्पॉर्टेंट जो विधियाँ हैं बनाने की, ठीक है ना, जैसे क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि और क्लोरीन बनाने की विधि, इसी प्रकार अमोनिया बनाने की विधि, इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों लगभग किसी न किसी सेट में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो लगभग ज़्यादा नहीं 4 या 5 होंगे, उनको आप सभी को दोस्तों पढ़ लेना है। करना क्या, आपको क्या पढ़ाना है, सिंपल सा क्या बनाना है वही आपको उसका सूत्र आपको पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पर क्या है, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, तो आपको क्लोरोबेंजीन का सूत्र याद कर लेना है, ठीक है ना। मान लीजिए 4 और इम्पॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि हैं, तो उन चारों का आपको क्या सूत्र पढ़ लेना है। और दोस्तों कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि है इस पर मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, और जो है ना आप उनका क्या कर लीजिएगा, उनका केवल सूत्र याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। बस क्या होगा आगे क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन का जो सूत्र होता है वो C6H5Cl होता है। या फिर साथियों इस प्रकार से बनाने के बाद में ये क्या है दोस्तों, अगर इसकी हम बात करें तो इसका सूत्र जो होता है ये जो लिखा है ये C6H6 लिखा है, ठीक है ना। और यहाँ पर जब Cl लगाते हैं तो यहाँ पर एक बॉन्ड कम करने के लिए यहाँ पर क्या होता है C6H5 हो जाता है। तो चाहे आप इसको ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ठीक है ना। इतना अगर आप याद कर लेंगे, 4-5 इंपॉर्टेंट होंगे उनको याद कर लेंगे। अब आगे क्या करना है हम चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले एग्जाम में अच्छे से हेडिंग लगाना है प्रयोगशाला विधि। उसके बाद में साथियों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं इसका जो है ना सही अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए सबसे पहले जो है ना बेंजीन डाईएजोनियम लेते हैं, ठीक है ना, और उसका सूत्र होता है C6H5N2Cl, ठीक है ना। बेंजीन ये क्या है, बेंजीन डाईएजोनियम है। और जब हम इसको HCl से जब हम क्या करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं, ठीक है ना, कितने पर 60 डिग्री टेम्परेचर पर, और इसके साथ में हम Cu2Cl2 मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, तो यहाँ पर हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बार आपको फिर से बता दूं, जब बेंजीन डाईएजोनियम के साथ HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं उसको हम क्या 60 डिग्री से टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और साथ में क्या Cu2Cl2 मिला के, तब वो क्या बनता है क्लोरोबेंजीन बन जाता है, ठीक है ना। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं पता है मान लीजिए, तो आपको केवल इतना पता है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, आपको केवल क्लोरोबेंजीन का सूत्र पता है, आपको मान लीजिए ये पता है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, आप एग्जाम में सबसे पहले ऐसे कीजिए, ठीक है ना, जो बनाना है वो आप तो को पता ही है, तो C6H5Cl कर दीजिए, ठीक है ना। आप इतना कर दिए, उसके बाद में आगे आपका क्या करिए, आगे आप कुछ भी ऐसे लिख दीजिए, कुछ भी
जो आपको समझ में आ रहा है ना, कुछ भी ऐसे आप लिख दीजिए। और यहाँ पर दोस्तों किसी में 45 डिग्री लिख दीजिए या फिर 60 डिग्री लिख दीजिए, यहाँ पे HCl लिख दीजिए और इसको ऐसे ही अंडरलाइन कर दीजिए। और करने के बाद में जो यहाँ पे लिखा है ना, वही आपको यहाँ पर हिंदी में इसे लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप कुछ भी लिख दीजिएगा, बस मिलता जुलता, इससे मिलता जुलता हो। जैसे यहाँ पर C6H5 है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पर भी इसी प्रकार से मिलता जुलता C6H5। उसके बाद में कुछ यहाँ पे लिख दीजिए, किसी में N2 लिख दीजिए, ठीक है ना, N2 45 डिग्री, किसी में Cl2 लिख के 60 डिग्री कर दीजिए। दोस्तों आशा कर रहा हूँ ना कि आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। बस आपको करना क्या है, जो आएगा उसका आपको सूत्र पता होना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है 4-5 उनका सूत्र पता होना चाहिए। और जो बनाना है उसको लास्ट में लिख के बीच में कुछ भी आप 60 डिग्री मतलब कुछ भी आप कर दीजिए, 100 डिग्री, 45 डिग्री, Cl2 HCl, और इसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको 2 क्या है बना देने हैं, ठीक है साथियों। इतना तो हो गया ये जो है आपका। अब उसके बाद में इसमें लिखना क्या है, तो इसमें लिखना वही है जो आपने किया है, सिंपल से। यहाँ पे जो आप लेंगे और यहाँ पे जो लेंगे, यहाँ पे जो टेम्परेचर लेंगे, यहाँ पे कुछ छोटा सा Cl2 मान लीजिए ले लेंगे, और जो बनेगा इस पूरी प्रोसेस को आपको लिख देना है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मान लीजिए हिंदी में इसका हम बता दे रहे हैं कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइओजनियम लेते हैं, ठीक है। और जब हम उसको HCl के साथ मिलाते हैं, ठीक है ना, तो हम उसको 60 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। गर्म करने के साथ साथ हम Cu2 और Cl2 और HCl भी ले लेते हैं, और उसके तत्पश्चात जो है ना क्लोरोबेंजीन यानी कि C6H5Cl प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर ये भी निकला है, ये भी आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे मेन जो है आपका उत्पाद जो है वो आपको यहाँ पर लिखना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जो पूछा वही आप लिख दिए, बस बहुत है। तो साथियों आशा कर रहा हूँ ना कि किस प्रकार से आपको लिखना है आप समझ गए होंगे। बस आपको जो बनाने के लिए पूछा गया है वो आपको पता होना चाहिए, उसका सूत्र आपको आना चाहिए, ठीक है साथियों। तो ये थे जो है ना इम्पॉर्टेंट टिप्स आप कह सकते हैं, या फिर इसको ट्रिक भी कह सकते हैं। इस प्रकार से आप बना के लिख दीजिएगा। 100% साथियों गारंटी है कि अगर 5 नंबर का होगा ना तो 3 से 3.5 नंबर आपको जो है ना बिल्कुल मिल जाएगा। बस आपका जो बनाना है वो आपका सूत्र सही होना चाहिए, ठीक है ना। और जो रिएक्शन आपका होना चाहिए वो भी बाकायदा लिखा होना चाहिए, और रिएक्शन के साथ साथ जो लिखा, जो मैंने आपको बोला है लिखने के लिए, वो भी आपको लिखना ऐसे ही पड़ेगा। अब साथियों यहाँ पर 5 नंबर में 5 क्वेश्चन आते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाता है कि एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको फिर वही काम करना पड़ेगा। आपको जो इम्पोर्टेंट है उनके जो है ना सूत्र आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। और याद कर लेंगे, उसके बाद मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, तो एथिल अल्कोहल का आपको सूत्र पता है, C2H5OH होता है, ठीक है ना, ये हो गया। और आप क्या बनाना है, मेथिलेमीन, आपको ये पता है, यानी ये दोनों केवल आपको पते हैं। कैसे बनता है, क्या मिलाना पड़ता है, कितना क्या होना चाहिए, आपको कुछ भी नहीं पता, बस आपको केवल ये दोनों पता हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों पता है तो आपको ऐसे करना है, उसके बाद में ये कर देना है। यहाँ पर आप कुछ भी ऐसे लिख दीजिएगा, यहाँ पे आप कुछ भी ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या करिएगा, जो यहाँ पे बना उसी से रिलेटेड आपको NH2 करना है, ताकि लगे कि हाँ यार ठीक ठाक है। बस दोस्तों इसी प्रकार से आपको ये भी करना है, जिस प्रकार से आप यहाँ प्रयोगशाला विधि में रिएक्शन को किए थे ना, वैसे सेम टू सेम यहाँ पे करना है। लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट जो है ना ये याद होने चाहिए। जैसे वहाँ पे क्लोरोबेंजीन का आपको पता होना चाहिए, एथिल अल्कोहल का, और इसका आपको पता होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता रहेगा तो आप कहाँ से कर पाएंगे। इसके बाद में साथियों 5 नंबर में 5 क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है जब, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या होता है जब फार्मल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपको सिंपल सा आपको यहाँ पर एक ही याद करना रहेगा कि फार्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है। यहाँ पर तो दोनों एथिल अल्कोहल और मेथिल एमीन, यहाँ पर आपको केवल एक पता होना चाहिए कि फार्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO होता है। और HCHO को जब हम सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं, यहाँ पे तो दे ही दिया है क्या मिलाना है, तो सांद्र NaOH मिलाना है। फिर पूछा क्या बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, सिंपल सा क्या बन जाएगा, सभी को पता है दोस्तों कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये NaOH है, और ये क्या है दोस्तों, ये आपका फार्मल्डिहाइड CHO वाला क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, जहाँ पे H है।
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा और वो H बन जाएगा। CH3 क्या है, यहाँ पे एक C है तो क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा, और 2 होता है तो मेथिल, और OH क्या होता है, OH वाले को अल्कोहल बोल देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे एक C है तो मेथिल अल्कोहल, OH मतलब अल्कोहल, और यहाँ पे क्या था, 2 C था, OH था, तो इसको एथिल अल्कोहल कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इसी प्रकार से आपको इम्पॉर्टेंट जो है ना कुछ इनको याद कर लेना, इनको सूत्र को आपको पढ़ लेना है। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी पॉइंट समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार से जो है ना आपको एग्जाम में भी करके आना है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता सरस्वती।